पाकिस्तान की जानिब से लगातार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पुंछ के कृष्णा घाटी और गोलपुर इलाकों में पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल गोलाबारी की है। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों समेत रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, जिसके सबब लोगों में दहशत फैल गई है। लोगों के मुताबिक पक्के बंकर्स न होने की वजह से वो जान बचाने के लिए नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक किसी भी किस्म की जानी और माली नुकसान की खबर मौसूल नहीं हो पाई है। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर मुआहदे के खिलाफ वर्जी हो रही है। आपको बता दें कि पुंछ के कृष्णा घाटी और गोलपुर में पाकिस्तान की जानिब से लगातार सीज फायर मुआहदे के खिलाफ वर्जी हो रही है। बिला इश्तियाल गोलाबारी जारी है पाकिस्तान की जानिब से। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने फौजी चौकियों समेत रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है, जिसकी वजह से आम लोग जो है खौफ व हिरास में है, नकल मकानी करने पर मजबूर है, क्योंकि पक्के बनकर वहां पर मौजूद नहीं है, दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफी खतरा लाहक है। लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी तशहीरी मुहिम को हतमी रूप देने में जुटी हुई है। तकरीबन 2 महीने तक चलने वाली तशहीरी मुहिम के दौरान बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स तकरीबन 1000 इजलास करेंगे। जरा के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी 100 से ज्यादा इजलास और रोड शोज करेंगे। पीएम मोदी सभी 7 मरहलों में रैली करेंगे। मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार पर उनका खास फोकस होगा। आपको बता दें, बीजेपी सदर अमित शाह, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, उमा भारती, योगी आदित्यनाथ समेत दीगर लीडर भी जमकर तशहीर में हिस्सा लेंगे। हमारे नुमाइंदे पवन गौर इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोरों पर है और जो तशहीरी मुहिम है उसको हतमी शक्ल देनी है, तो क्या कुछ जो है पूरी प्रोसेस, पूरी स्ट्रेटजी रहेगी बीजेपी की इस पूरे कैंपेन को लेकर के? नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो उनकी रैलियां हैं वो सरकारी कार्यक्रमों के जरिए हो रही थी। पिछले तकरीबन 1.5 महीने के अंदर उन्होंने तकरीबन देखा जाए 200 के आसपास रैली पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। तमाम जो सरकारी प्रोजेक्ट थे उनके उद्घाटन उन्होंने किए। उसके बाद में तकरीबन 200 रैली प्रधानमंत्री कर चुके हैं। इसके बाद में अब आगामी जो लोकसभा चुनाव है उस पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 200 के आसपास रैली और रोड शो कर सकते हैं। और ये इतना बड़ा कैंपेन होगा नरेंद्र मोदी का, जिससे लगातार जो विपक्षी जो दल हैं उनको सीधे सीधे चुनौती मिलेगी। और जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी जो बोलने की शैली है उससे सीधे सीधे विपक्ष को चारों खाने चित करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। उसके अगर बात देखी जाए तकरीबन 1000 के आसपास रैलियां बीजेपी करने जा रही है। उसमें तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ हों, सुषमा स्वराज हों, अरुण जेटली हों, ये उमा भारती हों, ऐसे तमाम जो कद्दावर नेता हैं वो पूरे देश के अंदर रैली और रोड शो करने जा रहे हैं। जहां जहां उनकी उपयोगिता नजर आएगी वहां वहां बीजेपी उनसे रैली और रोड शो कराई जाएगी। अगर बात करें अकेले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ खुद जो हैं वो तमाम जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं चुनावी मामले में उन पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके बाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उनके बाद में सीधा नंबर आ रहा है योगी आदित्यनाथ का। जो बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन कमेटी है वो उन्होंने सभी राज्यों की जो बीजेपी इकाई है उससे सुझाव मांगे थे और पूछा था कि किसके नेताओं की रैली आपको अपने राज्य में, अपने एरियाज में चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बाद सीधी डिमांड जो है वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। और कहा जा रहा है तकरीबन 200 के आसपास रैली की डिमांड योगी आदित्यनाथ की पूरे देश के अंदर की गई है, जिससे लगातार वो कैंपेन मोड में आए और एक बड़े स्टार प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ उभर के पूरे देश के अंदर आए हैं। जी बिल्कुल पवन, योगी आदित्यनाथ जो है बीजेपी के एक और जो है स्टार कैंपेनर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पूरा कैंपेन है जिसमें बीजेपी के कदावर लीडरान जो है जोश खरोश के साथ शिरकत करने वाले हैं, तो इस कैंपेन के अहम फोकल पॉइंट्स क्या कुछ होंगे जिनसे वो अपने वोटर्स को रागिब करेंगे बीजेपी की जानिब?
देखिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तमाम जो इस सरकार के अचीवमेंट हैं पिछले 5 वर्ष के अंदर, चाहे वो जनधन योजना हो, मुद्रा बैंक हो, चाहे तमाम और सारे इश्यूज हों जो महिलाओं के लिए जो बात काम किए गए थे सरकार के द्वारा, लेकिन इस समय जो पूरा चुनाव का जो माहौल है वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर, जब पुलवामा हमला हुआ उसके बाद में फिर जैसे ही जो पाकिस्तान में घुसकर जो एयर स्ट्राइक की गई, तो पूरा जो चुनाव कैंपेन जो है बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर उसका पूरा फोकस कर दिया है। और पिछले कुछ दिनों में जब से एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद में अगर बीजेपी नेताओं के तमाम भाषण और कार्यक्रमों में अगर उनके स्पीच सुने जाएं तो उनका सीधा कहीं ना कहीं विपक्ष को वो इस मुद्दे पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर घेरते नजर आ रहे हैं। और साफ उनका कहना है कि जब देश में 26/11 का हमला हुआ तो कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब सरकार बदल गई थी, ये मोदी सरकार थी और ये सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। तो सीधा देखा जाए तो अब पूरे जो देश के अंदर पूरा जो कैंपेन का जो मेन मुद्दा होगा वो राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा रहने वाला है। उसी को बीजेपी सबसे आगे रखकर चलने जा रही है चुनाव के मामले में, और यही जो विपक्ष जो है इसी मुद्दे पर कहीं बीजेपी से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। पवन, जो जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि बीजेपी का अहम मुद्दा जो होने जा रहा है वो नेशनलिज्म होगा, लेकिन ऑपोजिशन का जहां तक हम देख रहे हैं कि वो उनका एंटी बीजेपी एक तरह से है कि किस तरह से काउंटर, किस तरह से एंटी ये जो बीजेपी एक इसको फैलाया जाए और बीजेपी की जो नाकामियां है उनको उजागर किया जाए। तो ऐसे में बीजेपी किस तरह से काउंटर करेगी जो ऑपोजिशन पार्टियों का कैंपेन है उसको? देखिए, जैसे कि ये जो पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद में बीजेपी जो सरकार ने एयर स्ट्राइक भी की, तो उसके बाद बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि अगले चुनाव तक जैसे जैसे बीजेपी आगे जो मुद्दों को आगे लेके आएगी विपक्ष को उसको काउंटर करना पड़ेगा। हालांकि विपक्ष ने जो एयर स्ट्राइक को भी काउंटर करने की कोशिश की, उन्होंने सीधे सरकार को जो पिछली जो एनडीए सरकार थी उसको घेरने की कोशिश की कि मसूद अजहर जो है उसको इसी सरकार ने छोड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं इसी मामले में जो विपक्ष के नेता हैं वो अपने ही बयानों के अंदर घिर जाते हैं। चाहे ममता बनर्जी की बात करें, उन्होंने एयर स्ट्राइक पर सबूत मांग लिया, या अरविंद केजरीवाल की बात करें, उन्होंने भी सबूत मांगे। उसके साथ कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी जो एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने के मामले में कहीं ना कहीं खुद घिर गए। और देश की जनता के सामने बीजेपी इस मामले में एक कैंपेन सेट करने में सफल हो गई कि देखिए, जितना भी विपक्ष है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर राजनीति कर रहा है, ये सरकार आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं उन्हीं की भाषा बोल रहा है। तो इस समय जो पूरा कैंपेन मोड है वो विपक्ष बीजेपी को घेरने की कोशिश तो कर रहा है, चाहे राफेल का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इन सब मामलों को बचते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद के मामले पर पूरे विपक्ष को पीछे करते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल पवन, बीजेपी जो है नेशनलिज्म का एजेंडा लिए हुए बाकी ओपोजिशन पार्टीज को ओवरशैडो करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। चेन्नई में राहुल गांधी ने तालिबात के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने जीएसटी नोटबंदी के ताल्लुक से पीएम मोदी पर तंज किया और चेन्नई की तालिबात ने नोटबंदी की मुखालफत की। राहुल गांधी ने कहा कि खवातीन की आजादी के मामले में जनूबी हिंद शुमाली हिंद से बेहतर है। उन्होंने कहा कि वो सरकारी नौकरियों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन देना चाहते हैं। Ideological battle going on in India, and it is very sharply divided between two ideologies. One ideology is a unifying ideology which says that all people of this country should live together happily, and this country should not be dominated by any one idea. All states, all languages, especially your beautiful language, should have play in this country. And no state should feel suppressed, pressurized, oppressed. And on the other side you have an ideology which is represented by the current government and the Prime Minister, where they believe that one idea should be imposed on our country. They have a very particular view about the role of women in our society. And they feel that different languages, different cultures are inferior to one centralizing culture and one idea. And that is broadly the fight that is going on. Hi sir. Okay,
Can you call me Rahul instead of sir? Okay. Makes me more comfortable. रविशंकर इस वक्त मीडिया से खिताब कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको सीधा ले चलते हैं। भारत के भविष्य को निर्धारित करेगा, इसलिए वहां पर ईमानदार निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी कार्रवाई करे। एक मिनट सुनिए तो प्लीज, अभी मैं सवाल नहीं लूंगा, शांत। आज हमने बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ एक टिप्पणी की है, शिकायत की है। चुनाव आयोग के मॉडल कंडक्ट में साफ लिखा हुआ है कि अनवेरिफाइड एलिगेशंस आप नहीं लगाएंगे, झूठे आरोप आप नहीं लगाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और कल राहुल गांधी ने जिस तरह से टीवी पर बेबुनियाद झूठे शर्मिंदगी भरी आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ कि किसका पैसा निकाल कर किसके पॉकेट में डाल दिया, इससे कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। हमने चुनाव आयोग से यह भी आग्रह किया है कि चूंकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की बेबुनियाद आरोप लगाए हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फ्रेंड्स, टुडे a very high power delegation of the BJP had met the chief election commissioner and the commissioners, which was led by the two general secretary of the BJP, Shri Bhupendra Yadav ji and Mr. Kailash Vijayvargiya. Senior leader of the BJP of Bengal, Mr. Mukul Rai, was also there. Besides, we three ministers, apart from me, Jagat Prakash Nadda ji and Nirmala Sitharaman. We have conveyed to the commission that Bengal track record in free and fair election is very, very deplorable. Recently we had the local bodies and Gram Panchayat election where we saw 100 people were killed. We saw how ballot papers were sought to be stamped even during counting. We have seen victorious candidates are not allowed to enter Bengal. We have seen how the helicopter of the party president, ruling party, Amit Shah ji, helicopter of chief ministers was not allowed to land. In this light, we have said the entire Bengal during this election be declared as sensitive. The observers must give independent feedback to the election commission and not the ex parte colored report of the government of Bengal. Thirdly, central forces be deployed on each and every booth in Bengal. And that deployment should be done not on the recommendation of the local SP or collector, but by the special observer of the election commission. There are certain officers who are known to be very, very biased towards the ruling dispensation. We have given their names. They should be entirely withdrawn from the election-related work. And lastly, we have said that media is browbeaten in Bengal. Therefore, let there be a proper media observer also in Bengal to ensure free and fair elections in a democracy. They are trying to disallow campaign around the schools and certain institutions in the wake of certain 86 order on basis of noise pollution. Now today there is a proper standard all over the country. Bengal cannot go beyond that. If there are elections, examinations. बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद मीडिया से खिताब कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया का कहना है कि लोकसभा इंतखाबात में मजबूती से लड़ेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि पार्टी ख्याल जमातों के साथ हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी और टीएमसी के हवाले से उन्होंने कहा कि इन दोनों जमातों से बाकायदा किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं था। वोटिंग तनासुब में इजाफा करने के लिए सरकर्दा सियासी शख्सियात समेत दीगर शोबे हयात की नुमाइंदा हस्तियों को किए गए पीएम ट्वीट पर पुनिया ने कहा कि पीएम का काला धन, बेरोजगारी और दीगर मसाइल पर ट्वीट करते तो अच्छा होता। नेता और सांसद पीएल पुनिया हमारे साथ है बात करने के लिए। पुनिया जी, 2019 का चुनाव जो है उसकी घोषणा हो चुकी है और राजनीतिक जो हालात है वो लगातार बदलते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा बदलाव कांग्रेस पार्टी के लिए हो रहा है क्योंकि एक एक करके सारे गठबंधन आपको छोड़ते जा रहे हैं। बसपा कहती है पूरे देश में कहीं भी किसी भी राज्य में हम गठबंधन नहीं करेंगे। टीएमसी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देती है। तो क्या स्थिति आप देख रहे हैं कांग्रेस के लिए? महागठबंधन का सपना टूटता नजर आ रहा है?
बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपने पूछा, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ तो कांग्रेस का गठबंधन नहीं था। केवल सामान्य घोषणा थी कि स्थानीय क्षेत्रीय दलों के साथ में अब जो समान विचारधारा के वो प्रयास करेंगे, लेकिन कोई जबरदस्ती किसी के साथ में गठबंधन थोड़ी होता है। हम चाहेंगे, वो चाहेंगे तभी ना होगा। हमने तो नहीं चाहा, वो अपने से किस स्टेट में हमने कहा, उनसे रिक्वेस्ट किया। अगर वो गठबंधन नहीं करना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, हमने तो नहीं कहा। तो टीएमसी के साथ भी हमारा गठबंधन तो नहीं था, तो इसलिए महागठबंधन बिखर रहा है, ये बात से इसमें मैं सहमत नहीं हूँ। मतलब पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, इन राज्यों में आपको गठबंधन की जरूरत नहीं है? गठबंधन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। पीएम मोदी ने अभी सीरीज ऑफ ट्वीट किए हैं अलग अलग तबके के, हम कह सकते हैं कि पहले राजनीतिक पार्टियों को, उसके बाद नेता, अभिनेता, क्रिकेट से जुड़े हुए लोग, कलाकारों, सबको अपील की है उन्होंने कि 2019 के चुनाव के लिए मतदाताओं को, क्योंकि आपको आम जनता से आप रोज मिलते हैं, सोशल मीडिया पर भी आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप अपील कीजिए कि 2019 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके, वोटरों को जागरूक कीजिए। इस जो एक नए तरह का तरीका अपनाया है पीएम मोदी ने, इसको कैसे देखते हैं? वोटर्स को अवेयर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें, उतने तक तो ठीक है। उसमें सभी को चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, अपनी राय जाहिर करेंगे तो सही एक जनादेश प्राप्त होगा। लेकिन मोदी जी को 5 साल के बाद याद आया कि इन सब का को भी संपर्क साधना चाहिए। वो फिल्म कलाकारों को, साहित्यकारों को, स्पोर्ट्स पर्सन को, सबको चुन चुन के पहले से तैयारी के साथ में इनके लोगों ने उनको ट्वीट करके भेज दिया है। तो लेकिन जनता तो उम्मीद ये कर रही थी, इन ट्वीट्स के बजाय वो कहते कि हम 15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में कब भेजेंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, वो अब नौजवान लोग कब प्राप्त करेंगे, किसान आत्महत्या जगह जगह कर रहे हैं, उनके कर्ज माफ़ी की मांग थी, उसके बारे में कुछ निर्णय देंगे। एमएसपी का दावा करते हैं, लेकिन जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से तो उन्होंने नहीं किया, उसके बारे में लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो ट्वीट करते। जो हालत आपने बनाए हैं देश में, जिसमें एक घृणा का माहौल है, एक डर और भय, आतंक का माहौल आपने बनाया है आपके और आपके पार्टी की वर्किंग की वजह से, उसके बारे में ट्वीट करते तो ज़्यादा अच्छा था। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लोकसभा इंतखाबात को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने इस ट्वीट में राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी समेत कई सियासी लीडरान को टैग किया है। वजीर आजम ने लोगों से अपील की है कि वो वोटरों की हौसला अफजाई करें ताकि हमारा जमहूरी ढांचा मजबूत हो। हक़ राय दही का इस्तेमाल करके हम मुल्क के ख्वाबों और मंसूबों को पूरा करने में अपना किरदार अदा करते हैं। आइए ऐसा माहौल बनाते हैं जहां वोटर कार्ड पाना और वोट देना फख्र की बात हो, सब लोगों में इस ताल्लुक से जोश हो, खास तौर से पहली बार वोट देने वालों के लिए ये जमहूरियत का त्यौहार बन जाए। नाज़रीन, लोकसभा चुनाव पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट को राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी समेत कई सियासी लीडरान को टैग किया है। वजीर आजम ने लोगों से अपील की है कि वो वोटरों की हौसला अफजाई करें ताकि हमारा जमहूरी ढांचा मजबूत हो। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने की सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी।
एलओसी के करीब 10 से ज्यादा मकामात पर गोलाबारी, भारी मोर्टार और शेल दागे गए। हिंदुस्तानी फौज ने मौसर तरीके से जवाब दिया। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। आपको बता दें, एलओसी के करीब 10 से ज्यादा मकामात पर गोलाबारी की है पाकिस्तान ने, भारी मोर्टार और शेल दागे गए हैं। आपको साथ ही ये भी बता दें कि हिंदुस्तानी फौज ने मौसर तरीके से जवाब दिया है पाकिस्तान को। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान लगातार सीज़फायर मुआहदे के खिलाफ वर्जी कर रहा है। एलओसी के करीब 10 से ज्यादा मकामात पर गोलाबारी हुई है। इस गोलाबारी में मोर्टार, शेल और दागे गए हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि हिंदुस्तानी फौज ने मौसर तरीके से जवाब दिया है पाकिस्तान को। जैसा कि हम लगातार आपको जानकारी दे रहे थे कि पाकिस्तान जो है सीज़फायर मुआहदे के खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। इससे पहले भी पुंछ में पाकिस्तान ने सीज़फायर मुआहदे के खिलाफ वर्जी की है और अभी भी जो है लगातार पाकिस्तान जो है सीज़फायर मुआहदे के खिलाफ वर्जी कर रहा है। एलओसी के करीब हम आपको बता दें कि 10 से ज्यादा मकामात पर पाकिस्तान ने गोलाबारी की है, भारी मोर्टार और शेल दागे गए हैं। लगातार जो है पाकिस्तान माहौल को कशीदा करने में लगा हुआ है और हिंदुस्तानी फौज हम आपको बता दें कि मौसर तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर,